नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज इतिहास के कुछ पन्नों को भी पलटेंगे और भविष्य की तरफ भी देखेंगे। वीर सावरकर पर सवाल भी है और सियासत भी है। बीजेपी उन्हें वीर और महान स्वतंत्रता सेनानी कहती है, कांग्रेस इस पर सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से वीर सावरकर का नाम लिया था। उसके कुछ घंटों के बाद कर्नाटक के शिमोगा में एक चौक पर हिंदू संगठनों ने सावरकर के पोस्टर्स लगा दिए। उसके बाद टीपू सुल्तान पार्टी के लोग वहां पर पहुंचे और उन पोस्टर्स को फाड़ दिया गया। सांप्रदायिक तनाव उसके बाद से वहां पर हो गया है। लेकिन इन सब के बीच कुछ बड़े प्रश्न हैं जिनका जवाब ये देश ढूंढना चाह रहा है। वो ये कि वीर सावरकर की गिनती कहां पर हो। क्या वो सावरकर वीर थे या फिर उन्हें वीर बनाया जा रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। जो हमारे साथ मेहमान यहां पर मौजूद हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत जी, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी की, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अतुल अंजान जी, सीपीआई का पक्ष रखेंगे। आज यहाँ स्टूडियो में अतुल जी पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और माखन लाल जी हमारे साथ हिस्टोरियन के तौर पर इस पूरी चर्चा में, तालियों के साथ आपका भी अभिनंदन। लेकिन इससे पहले कि हम आप आगे बढ़े, आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं और सुना भी देते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बार 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से सावरकर का, वीर सावरकर का नाम लिया था। सुनिए। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब आंबेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांति वीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। सुधांशु जी से शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपसे यही कि आपको 2 मिनट दिए जाते हैं। आप ये साबित करिए इस मंच में कि सावरकर वीर थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम लोग ये कहते हैं कि नहीं थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया था। देखिए, 1907 में जब क्वीन विक्टोरिया के 50 साल पूरे हुए भारत पे शासन के, तो उस समय सावरकर ने विरोध करते हुए मिठाई खाने से इनकार किया, वो तो अलग बात है। सबसे पहली बात 1907 उन्होंने कहा, वो 1857 प्रथम स्वातंत्र समर था। मैं विनम्रता से पर चुनौती से पूछता हूं, 1907 से पहले जितने कांग्रेस के नेता हुए 1885 से 1907 तक, विमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे, किसी का नाम बताइए जिसने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहा हो? सबने कहा सिपाही विद्रोह, म्यूटनी, 1857 का गदर। तो अगर स्वतंत्रता के भाव की अभिव्यक्ति सबसे पहले की तो वीर सावरकर ने, और वीर सावरकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एकमात्र व्यक्ति हैं जिसको 2 जन्मों का कारावास मिला। किसी भी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी को 2 जन्मों का कारावास नहीं मिला। उन्होंने 1910 में उन्होंने हंसते हुए आके कहा था, चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे पुनर्जन्म की अवधारणा को तो माना कि एक के बाद दूसरा जन्म होता है। और फिर ये मैं पहले भी कह चुका हूं, पुनः रिपीट कर रहा हूं, 1910 में जिस वर्ष में सावरकर को 2 जन्मों का कारावास हुआ, और तो माफी मांगने का आरोप लगाने वाले लोगों के लिए उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वैडनबर्न, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब आप ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी के कदमों के नीचे बैठे हुए हैं तो माफी मांगने की जरूरत क्या? आप तो वैसे ही झंडा बरदार, हुकुम बरदार, फरमा बरदार बन के बैठे हुए हैं, और इसमें कोई 19-20 नहीं है। जाके चेक कर ले, कोई भी व्यक्ति फटाफट मोबाइल खोलिए, देखिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वैडनबर्न। बस साफ हो जाता है कि एक व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता के भाव का उद्घोष किया, और दूसरा व्यक्ति, हमारे पर आरोप है ना कि हमारा मात्र संगठन संघ है। हां, हम कहते हैं हमारे तमाम नेता संघ से आए, दोनों प्रधानमंत्री संघ के प्रचारक थे। संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार थे। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का मात्र संगठन कौन? कांग्रेस का संस्थापक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, तो उसका मात्र संगठन तो ब्रिटेन की सरकार हो गई।
अगर मात्र संगठन की बात है तो। इसलिए जिनका मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार है, वो लोग आकर जब आरोप लगाते हैं तो इतिहास के तथ्यों के कठोर धरातल पर उनके चिन्ह चिन्ह उड़ जाते हैं। आपने इनको संघ से जोड़ा, वो आपको सीधे ब्रिटिश सरकार से जोड़ रहे हैं, उस पर भी जवाब। और सावरकर पर आपका टेक। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी, मुझे 2 मिनट नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बहुत कुछ बोला, लेकिन प्रधानमंत्री ने उससे पहले देश से आह्वान किया सब लोग अपनी डीपी बदलें और तिरंगे को लगाएं। मैं चुनौती के साथ बीजेपी से, संघ परिवार से, प्रधानमंत्री से, यहां बैठे लोगों से गूगल खोलिए, वीर सावरकर जिनको ये कहते हैं उनकी एक तस्वीर तिरंगे के साथ दिखा दीजिए। वो नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि तिरंगे को 52 साल तक अशुभ कहने वाले लोग तिरंगे का तिरस्कार करते रहे। आजादी का महोत्सव देश मना रहा था, मोहन भागवत जी ने और आरएसएस ने डीपी नहीं बदली। जब समाचार का विषय बन गया, जब वाद विवाद और तीखी तकरार की बात होने लगी, तो नाक रगड़ के बदलनी पड़ी। असलियत यह है कि 1910 में वो गिरफ्तार हुए, 1911 6 महीने के अंदर उन्होंने माफीनामे लिखने शुरू कर दिए। और माफीनामे ऐसे नहीं लिखे, माफीनामे ये लिखकर कहे द प्रोडिगल सन रिटर्न्स, वेयर एल्स विल आई गो। जीवन पर्यंत जब तक ब्रिटिश हुकूमत रही उनकी पेंशन पर रहे, जब बाहर आए उनके सेफ हाउस में रहे। रिहा होने के बाद उनका आजादी में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ ये मैं जरूर जानना चाहती हूं, सिवाय एक बात के कि 1937 में जिन्ना से पहले उन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत थ्योरी विभाजन की निकाल दी थी। लेकिन क्योंकि इतिहास की बात हो ही रही है, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, तथ्य तथ्य रहेंगे। आपकी आईटी सेल, आपके अभद्र लोग उसको कुछ भी कर ले। आपने आजादी के अमृत महोत्सव पर कर्नाटक की सरकार ने प्राइम मिनिस्टर की फोटो के साथ एक फुल पेज एड छापा, वो सब लोगों ने देखा है, वो एड वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। प्रधानमंत्री की फोटो जब कोई भी सरकार छापती है, आपको पीएमओ का अप्रूवल चाहिए होता है, अन्यथा आप छाप नहीं सकते। उसमें सबकी फोटो थी सिवाय नेहरू के। आप कौन सा इतिहास बदलना चाहते हैं इस देश का, यह मैं जानना चाहती हूं। क्या नेहरू 10 साल तक जेल में नहीं रहे? क्या नेहरू ने आजादी की जंग नहीं लड़ी? क्या नेहरू आजाद हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या नेहरू ने इसरो से लेकर भाभा एटॉमिक सेंटर के लिए लोगों को समावेशित नहीं किया? एम्स, आईआईटीज, तमाम चीजें नहीं बनाई? किया। लेकिन कौन सा इतिहास बदलने आज आप निकले? आपका इतिहास तो वो काला इतिहास है जहां पर गांधी के हत्यारे के साथ आज भी आपके लोग खड़े रहते हैं। क्यों भाजपा गोडसे को हत्यारा कहने से, हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी कहने से घबराती है? ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिएगा, उससे पहले एक बार अतुल जी से कमेंट ले लूं। अतुल जी, आपका फेवरेट टॉपिक, सावरकर वीर थे या नहीं थे? सावरकर की जिंदगी 2 तरह की है, एक 1910 के पहले की जिंदगी है और एक 1910 के बाद की जिंदगी है। 1910 के पहले वो एक आजादी की लड़ाई की बात करने वाले, स्वतंत्रता की बात करने वाले थे। उनके विचार बड़े अजीब थे। अगर आप उनकी किताब को पढ़िए तो गौ मांस खाने की भी वकालत करते थे। नौजवान दोस्तों, पढ़िए उसको। 1907 के बाद से उनके जीवन में परिवर्तन आता है। गिरफ्तार होते हैं, जाते हैं, आते हैं। 2010 के बाद, गिरफ्तारी के बाद 25-25 साल की 2 सजाएं उनको अंग्रेज सरकार दे करके अंडमान भेज देती है। और उसके बाद ही 6 महीने के बाद ही बिलबिला करके दया याचिका, मर्सी पिटीशन हो जाता है। और इस देश के अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, वो अनुशीलन के तमाम लोग, वो चाफेकर बंधुओं से लेकर, उन्होंने कभी तो माफीनामा नहीं लिखा ना। क्यों नहीं लिखा? स्वयं भगत सिंह की मां जेल पर गई थी ना, भगता लिख दे, फांसी की सजा सारी जीवन में आजन कारावास में बदल देगी। भगता बोला, मां अपने दूध को मत लजाओ। आखिर 2010 के बाद से 11 से ये लगातार दया की प्रक्रिया, मर्सी पिटीशन, अंग्रेज क्या लिखते हैं जरा सुनिए। मैं और अपनी तरफ से नहीं कह रहा कुछ, अंग्रेज को लिखते। ये साफ है कि भारत सरकार, दूसरी मैं लिख रहा हूं, दूसरी चिट्ठी पढ़ता हूं, वो तो बात में पढ़ेंगे। अंत में हुजूर, ये तीसरी चिट्ठी है माफीनामे की। अंत में हुजूर, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं
कि आप दयालुता दिखाते हुए राजा सजा की माफी कर मेरी 19 से 11 में भेजी गई याचिका पर पुनर्विचार करें। काहे का पुनर्विचार? अगर मैं सत्ता से टकरा रहा हूं, बड़े साम्राज्य से टकरा रहा हूं, अगर और तमाम लोग 1857 की जिनकी बात हमारे मित्र ने कही, वो अगर जान दे सकते हैं, अगर अपने बच्चों को लेकर रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल तलवार लेकर निकल सकती हैं, अपने राज को खो सकती हैं, अपने साम्राज्य को खो सकती हैं, बड़ी सेना के आगे झुकती नहीं, तो आपको दया याचिका की क्या जरूरत है? माफी मांगना इस देश के और फिर और आगे भी मैं कहूंगा, फिर माफी ही नहीं मांगी, 65 रुपए महीने की पेंशन ली उन्होंने। जेल से बाहर आने के बाद रत्नागिरी में एक बड़े से मकान में अंग्रेजों ने उनको रखा और एक दावा लिख करके दिया। आज वो चिट्ठी, चले जाइए बंबई के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में जो उनका म्यूजियम है, उस म्यूजियम में सावरकर की चिट्ठी लिखी है दया की, वो देख लीजिएगा। मैं उनको वीर नहीं, उन्हें कायर सावरकर मानता हूं, वीर नहीं मानता। ठीक है माखनलाल जी, आपके पास आते हुए अब ये तीनों चीजों पर ये दाग कैसे हटेगा? ये जो दया याचिका, 65 रुपए का पेंशन और रत्नागिरी के घर में उनका उसके बाद पूरा जीवन कटना, इस पर क्या है सच? मैं आता हूं इस पर, लेकिन एक बात मैं याद दिला दूं। हाँ। 1965-64 में जून में जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है मई में। जून में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्पेशल पेंशन सैंक्शन की सावरकर को। याद दिलाने की जरूरत है कि किसकी सरकार थी और कौन प्राइम मिनिस्टर था? कांग्रेस थी। कांग्रेस की सरकार ने। मैं जून 1964 की बात कर रहा हूं। 1970 में भारत सरकार ने सावरकर की याद में कमेमोरेटिव स्टैंप जारी किया। क्या याद दिलाने की जरूरत है कि उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर था और किसकी सरकार थी? हमें कभी कभी अपनी तुच्छ राजनीति से उन लोगों को बाहर रहना चाहिए, उनको पीसफुली छोड़ देना चाहिए जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया है। इस कमरे में या ऐसे कौन लोग आपके जानने वाले हैं किसी माँ के 3 बेटे हों, विनायक सावरकर, गोपाल सावरकर, नारायण सावरकर, और तीनों भाई अंडमान जेल में हों? काहे के लिए? चोरी डकैती के लिए जेल गए थे क्या? पॉकेटमारी की जेल गए थे? और अंग्रेज क्या एक पॉकेटमार को 2 लाइफ टर्म देंगे? अतुल जी, 50-50 साल के 2 लाइफ टर्म थे, 25 के नहीं थे। 50-50 साल के 2 लाइफ टर्म सावरकर को दिए गए। और सावरकर से कभी किसी ने पूछा, मैं इतिहासकार होने के नाते बोल रहा हूं, मेरा कुछ लेना देना नहीं किसी राजनीति से, किसी ने पूछा कि आपने माफीनामा क्यों लिखा? तो उन्होंने मोहम्मद गोरी की एक स्टेटमेंट कोट किया। मोहम्मद गोरी कितनी बार आया, कितनी बार पृथ्वीराज से पराजित होकर भाग गया। उसे पूछा, तुम भाग क्यों जाते हो मैदान छोड़ के, लड़के मरते क्यों नहीं? तो उसने जवाब दिया था कि मैं भागता इसलिए हूं कि जान देने से हासिल नहीं होगा कुछ, हम जिससे फिर वापस तैयारी करके आके लड़े। सावरकर ने कहा कि दिस वाज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी कि आई शुड कम आउट। तो कभी कभी हमें अपने महापुरुषों को अपनी राजनीति से बिल्कुल अलग रखना पड़ेगा। और अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि आखिर पहले क्या कहा गया। या तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गलत थी जिन्होंने सावरकर के लिए कमेमोरेटिव स्टैंप जारी किया, और आप जानते हैं कि भारत सरकार कमेमोरेटिव स्टैंप किसी ऐरे गहरे के लिए नहीं जारी करती। ठीक है, तीनों पर आप जो पॉइंटेड सवाल है उनके कांग्रेस के इसका जवाब देना चाहती हूँ। आप लोगों के प्रश्नों तो हाथ उठाइए। सवाल का जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बातें जब हम आईटी सेल से सुनते हैं तो ये फिर भी कारगुजार है कि वो लोग करते हैं। जब हम टीवी डिबेट पर और इनके जैसे महान साहित्यकारों से और इतिहासकारों से सुनते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है। सावरकर जी जेल से निकले, उनकी स्ट्रैटेजी थी कि निकलकर वो ब्रिटिश से लड़ाई करेंगे। एक दिन बता दीजिए जब उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत करी हो, एक दिन बता दीजिए 66 तक जीवित रहे, उन्होंने एक बार भी तिरंगे को लहराया हो, हाथ में थामा हो। लहराना फहराना दूर की बात है। तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी ये मुझे नहीं लगता देश समझ पा रहा है कि निकलने के बाद एक दिन की लड़ाई बता दीजिए। मैं तो चैलेंज के साथ कह रही हूं। दूसरा, इन्होंने 2 बार इंदिरा जी का नाम लिया, बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत सारी क्लासिफाइड ऐसी फाइल्स थी सावरकर पर जो इंदिरा जी को उनके कॉमेमोरेटिव स्टैंप और उनको वीर कहने के बाद खुली, और उससे बहुत सारी चीजों का खुलासा हुआ कि एक्चुअली उन्होंने किस तरह के खत, किस तरह के लेटर्स लिखे थे। जो क्लासिफाइड फाइल्स होती है वो फॉर अ सर्टेन पीरियड नहीं खुलती है, उनकी कॉमेमोरेटिव स्टैंप के बाद खुली और फिर देश को पता चला।
आज जो इतिहास बदलने की चीज करी जा रही है वो गलत है। लेकिन अंजना जी, अगर आप मुझे 10 सेकंड की इजाजत दीजिए तो मैं एक महिला होने के नाते, और यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां यंग बैठी हैं, आप खुद एक महिला हैं, क्योंकि हम लाल किले की प्राचीर से दिए हुए भाषण की विवेचना कर रहे हैं और उस पर चर्चा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं और मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूं, भाजपा से पूछना चाहती हूं। प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात कही। प्रधानमंत्री ने इस बार 75 साल आजादी के मनाते हुए कहा कि एक विकृति आ गई है हमारे अंदर, हम महिलाओं के लिए बड़े गंदे शब्दों का प्रयोग करने लगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, एक वैधव्य झेलती हुई औरत को कांग्रेस की विधवा कहा है, या एक मां को जर्सी गाय कहा है, या एक पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, या लड़कियों के लिए कहा है फोटो लगा दो अचार के डब्बे पे बिकने लगती है, उनके बारे में वो क्या कहेंगे? वो क्या कहेंगे अपने सांसदों और विधायकों के बारे में जो कहते हैं लड़कियां वहीं क्यों पाई जाती है गन्ने के खेत में जहां उनका रेप होता है? और अंततोगत्वा मैं ये जरूर पूछना चाहती हूं, क्योंकि आज इतने दिनों बाद भी आई कैन नॉट मेक पीस विद द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर के भाषण के कुछ घंटे बाद गुजरात जो भाजपा शासित प्रदेश है वहां पर 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है और उनके ऊपर माला चढ़ाई जाती है, लड्डू खिलाया जाता है, तिलक खिलाया जाता है, और भाजपा के एमएलए कहते हैं ये संस्कारी लोग हैं। क्या कर रहे हैं हम इस देश में? जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और उस पर भी कि इतिहास में वो कह रहे हैं नेहरू के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, जो उनका योगदान है उसको कैसे आप मिटा देंगे? पहले एक लाइन में इनकी बाद वाली बात का जवाब देके पहले बताता हूँ। नैना साहनी को तंदूर में जलाने से लेके मंदिर छोड़ने जाने, बता रहा हूँ हमेशा इतिहास आप बताइए। ये इतिहास नहीं तो 12 साल पुरानी बात है भाई। सुप्रिया जी जवाब सुन। और वहां से लेके मंदिर जाते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करने से लेके, और पत्नी पुरानी हो जाती है तो कैसा कैसा शब्द बोलने वाले लोग इस प्रकार के आकर जब वक्तव्य देते हैं, और तो और लड़कों से गलती हो जाती है के साथ गठबंधन को लालायित रहते हैं, फिर वो आकर जब यहां प्रवचन देते हैं तो ये लगता है कि ये वास्तविकता में इनके अंदर क्या है और बाहर। वो छोड़िए, मैं पुराने गिना चाहता, भवनी देवी कांड और वो सब, वो तो बहुत सारी चीजें हैं, वो एक अलग विषय। परंतु आज का विषय बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे किसी नेता को, हमारी किसी महिला नेता को हमारी पार्टी के नेता ने तंदूर में नहीं जलाया। तंदूर में जलाया कि नहीं? लड़कों से गलती हो जाती है कि नहीं? आपने मुलायम सिंह के साथ दोनों के दोषी पाए गए। कुलदीप सिंह सेंगर आपके एमएलए थे, चिन्मयानंद आपके नेता थे, गृह राज्य मंत्री थे। क्या जवाब सुनिए सुप्रिया जी, आपको पता है लखीमपुर में आपके सांसद ने एक औरत का हरण किया, क्या बात करते हैं? सुप्रिया जी जवाब सीधा जवाब, वो जवाब दे रहे हैं उसका, आप पहुंच अपने टर्म के जाते हैं। 100 बातों की एक ही बात है, हमारे किसी नेता ने कभी नहीं कहा लड़कों से गलती हो जाती फिर सब चलता है। आप उनके साथ गठबंधन देते हैं, 100 बात की। अब जवाब देता हूं नेहरू। सुधांशु जी एक सेकंड प्लीज सुप्रिया जी प्लीज। अब तथ्यों पे आते हैं ना, अब विषय से आप दूसरे पे गए थे। अब देश का विभाजन के लिए 11 बलात्कारियों को छोड़ना ठीक था या नहीं था? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। आप तो बलात्कारियों को जस्टिफाई करना नहीं ठीक था, बस 100 बातों की बात हो गई। बाकी तो उनको बात को लेकर कोर्ट निर्णय देता था कि नहीं ठीक था? 100 बातों की बात। ये क्यों नहीं बोल पा रहे हाँ या ना? सुधांशु नैतिकता है, मैं जानना चाहती हूँ। सुधांशु जी प्लीज। नहीं, दुखती रखती बात नहीं है, ये महिलाओं की बात, सुप्रिया जी की बात है। सुधांशु जी बात ताली बजाने में उनसे पूछना चाहती हूँ, आपके घर में किसी के साथ बलात्कार हो? एक मिनट सुधांशु जी, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ी सी सेंसिटिव बात है। मैं महिला हूँ, जब मुद्दे पे बहस करने की क्षमता नहीं होती तो ऐसे ही गोल पोस्ट चेंज किए जाते हैं। आपको ऐसा लगता है? आज के विषय पे बात करिए, बिल्कुल उस पर बात करेंगे। आप लोगों को बहुत देर आपकी बात का जवाब दे लिया, मुद्दे पे बात करिए जिसपे आज टॉपिक पे बात हो रही है। पानी पीजिए, आप ताली बजा रहे हैं। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ा गया। अंजना जी, हम लोग आए थे सावरकर पर बात करने और घूम फिर के सुई वहीं पहुंच जाती है। एक मिनट सुनिए, बड़ी समस्या है। जिस विषय पर बहस हो रही है उस पर बहस करना चाहती हूँ। ये इस देश के लिए सेंसिटिव इशू है। आपको हमने सवाल पूछने दिया, नहीं पूछने दिया? एक जवाब पूछा नहीं पा रहे हैं। अब मैं जवाब देता हूँ, एक बात सुनिए। तो ठीक है, जनता तय करेगी कि वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो जनता तय करेगी कि जवाब नहीं दे रहे। इनके साथ तो इमराना का फतवा याद है, इमराना के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, उसके बाद फतवा जारी हो गया कि वो अपने ससुर की पत्नी यानी पति की मां हो गई, और उसके बाद ये लोग चुप रहे। ये लोग आके बात करते हैं स्त्रियों की, उसकी बात। अच्छा, 4 बीवी पे क्या कहना है? 4 बीवी पे बोलिए, 4 बीवी पे। अब विषय पे छोड़िए, विषय पे। आप 4 बीवी पे बोल रहे हैं, बलात्कारियों पर क्या कहना है? 4 बीवी की बात करने वाले हलाला क्या है? हलाला क्या है? बलात्कारियों पर क्या बोलेंगे? गलत सही है। चलिए अगला सवाल पूछता हूँ। हाँ या ना? आपके अंदर इतनी नैतिकता नहीं है कि आप हाँ या ना? कुछ सवाल लेते, कुछ सवाल लेते। बोलिए, 4 बीवी पे बोलिए हाँ या ना? आप 4 बीवी हाँ या ना? 4 बीवी हाँ या ना?
ये आपकी नैतिकता है? ये आप लोगों का असली चाल चरित्र और चेहरा है? पूछे आप सवाल अच्छा, पूछिए। मैं एक मिनट आप लोगों को लगता है बलात्कारियों के लिए ताली बजाना ये डिबेट को बहुत मुद्दे अच्छी से बात डिरेल है। कर दिया। अब पॉइंट पे जवाब नहीं। अब मैं सबको बताना चाहता हूं, ये कहते हैं बहुत 1940 अच्छा है। और में देश के बलात्कारियों विभाजन के की लिए बात ताली आई। बजाइए। यही सुनिए, होगा इस देश में। देश का विभाजन की और शुरुआत तोड़े कहां से जाएंगे हुई? 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में लिखित समझौता होता है कि देश के कुछ इलाके होंगे जहां से सिर्फ मुस्लिम ही चुन के जाएगा, और वही इलाके बाद में जाकर पाकिस्तान बने 1947 में। 1916 के बाद जब जिन्ना की हिम्मत I और want to बढ़ी answer this तो उसने question. कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा क्योंकि यह हिंदू उपाधि है। इसलिए आप याद करिए, आपने हर फिल्म में देखा होगा तो वो गांधी जी को कभी महात्मा गांधी या बापू नहीं बोलता, हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है। उसके बाद उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1925 में उसने कहा कि अब मैं गांधी की वंदे बात मातरम करते नहीं हुए तो बोलूंगा जबान लड़खड़ानी क्योंकि हिंदू चाहिए। प्रेयर नजर आती। आरएसएस 1925 में बना और 1916 में विभाजन की नींव आपके लिखित समझौते से बन गई। इसलिए आप 1937 ये में बात कहते हैं। सावरकर ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत की बात की। बीच में मत बोलिए सुप्रिया जी, प्लीज प्लीज। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। पूरी बहस प्लीज प्लीज सुप्रिया जी, उनको पूरा करने दीजिए। नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह तथ्य गलत है। नेहरू परतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 2 सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के इतिहास को तहत आपके अंग्रेजों के स्कूल में पहले पढ़ाया प्रधानमंत्री आपको बने। जवाब दिया जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री थे पहले सुभाष चंद्र तो बोस जी। किताबें बदल 1943 दीजिए में फिर आजाद सुधांशु हिंद जी, फौज। किताबें बदल दीजिए देश की। किताबें क्यों? हम हमको लोगों ने बताना क्या पढ़ा चाहते है? हैं। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किताबों में क्या लिखा है? बच्चों को फिर क्यों गलत पढ़ा तो रहे हैं? अगर किताब में अंजुमन झूठ लाइक पढ़ाया गया है क्या तो बात कर रहे हैं बताएं। सर आप? ये बात कोई भी अंजुमन जाके जी, I चेक have कर a right सकता है। to- सुप्रिया जी, आप और जवाब बताएं। दे दीजिए इसका, उसके अरे बाद भाई, आप इतने फैक्ट को डिनाई करेंगी? कैबिनेट have a मिशन right की to सरकार respond. 1946 में बन गई थी और इतना ही I नहीं। have a right to respond अरे now. भाई, सेंटेंस तो पूरा होने दीजिए, बोलिए, करिए जनता देख रही। sentence। एक हाँ, सेंटेंस। जनता तो अच्छा, ये देख रही बताइए 1946 में जब वो बने थे तो उनको शपथ किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत का संविधान तो था नहीं, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। अच्छा। लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई, यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर अरे शपथ ली राष्ट्र का इतना और अपमान अंग्रेजों तो से मत लड़ रहे करिए। थे। और आपको क्या ये भी गलीज पता बातें है, करते सुनिए, हैं आप लोग भाई, जो बड़ी काला गलीज पानी बातें भुगत करते रहा था, अंजना जो जी, इनका कोल्हू के टाइम बैल की खत्म तरह होगा, जो दिया दूसरे गया का वो शुरू लड़ाई होगा, नहीं वो लड़ा करेंगे। था। I just जिसके want to know. वॉइसराय के परिवार से अत्यंत मधुर संबंध थे, हम सबको पता है, ठीक है। पारिवारिक संबंध थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, अब जवाब सुन। सुप्रिया जी जवाब दीजिए, इसका फिर एक आप ही लोगों के जवाब सवाल है। है। इसका जवाब ये है कि जिसने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, नेहरू प्रधानमंत्री आप कब बीच में बने मत थे बोलिए, अब मैं बोलिए? आपसे 2 सुधांशु सितंबर जी, 46 को सुधांशु अब जी, आप चुप रहिए सुधांशु थोड़ी जी, देर। अब सुधांशु आप जी, चुप रहिए, सुधांशु जी, सभ्यता दिखाइए, अब आप चुप रहिए। सभ्यता तो देखी मैंने काफी। अच्छी बात है। आप हाँ या ना नहीं बोल पा रहे, बलात्कारियों को रिहा करने पर आप मुझसे महिला के सम्मान की बात मत करिए। अरे 4 बीवी पे आप बोलिए, अभी मैं भी, बोलूंगा। आप चुप रहिए, 4 आप बीवी अभी भी बोलिए। गोडसे के हत्यारों के साथ खड़े रहते हैं। आज अभी भी जब गोडसे के गांधी हत्यारों के साथ? गांधी के हत्यारों के साथ, गोडसे के उपासकों के साथ खड़े रहते हैं। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर उल जलूल की बात करके तथ्यों को प्रेजेंट करना अगर इतना खराब था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी क्यों बने थे उस गवर्नमेंट में मंत्री? नहीं बनना चाहिए था उस गवर्नमेंट में नहीं थे। 46 की सरकार में श्यामा प्रसाद जब मुखर्जी गांधी नहीं थे। जी ने 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी अंग्रेजों को, कैसे इसका दमन किया जाए, कैसे इसको दबाया जाए। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा 1939 में दे दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में क्यों चलाते रहे सरकारें, आज देश आपसे यह जानना चाहता है। लेकिन मैं 100 बात की एक बात फिर उस बात पर आऊंगी, क्योंकि भाजपा इससे नहीं बच सकती है। आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। आपके चुने हुए वहां पर एमएलए कह रहे रिहा करो इनको। एक एमएलए आके करता है बलात्कारी ब्राह्मण हैं, ये संस्कारी लोग हैं। कौन सा समाज इस देश में, कौन सी लड़की और कौन सा लड़का इस देश में बलात्कारियों की रिहाई पे ताली बजा सकता है? मुझे दुख होता है इस बात का, और बहुत दुख होता है। मैं एक महिला हूं, यहां पर बैठी हुई सारी महिलाओं से पूछती हूं, अगर वो बिल्किस बानो ना होती, उसका नाम खैर नहीं होता, तो क्या आप तब भी ताली बजाते? सुधांशु जी उसका जवाब। 11 बलात्कारियों की रिहाई हुई है इस देश में। यह आजाद हिंदुस्तान है, हम 75 साल आजादी के मना रहे हैं। क्या बात करते हैं हम लोग? सुधांशु जी, नारी के सम्मान की सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब। जिसको बलात्कार करके गिरजा टिक्कू को काट दिया जा रहा है, तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकला, आज आके यहाँ भाषण देने की बात करती। अब मैं मुद्दे की एक बात कहता हूं, सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। इनके मुंह से एक सेंटेंस निकला, आप सबने याद किया, कांग्रेस की प्रोविंशियल असेंबलीज की सरकारों ने 1939 में रिजाइन किया। ये 1937 में जब सरकारें बनी थी तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ लेके बनी थी?
किसकी सरकार थी देश में भाई? 1947 की लड़ाई में अंग्रेजों के आपका आप ही क्या राज्यों में सरकार मुझे? चला रहे थे और कह रहे थे स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहे थे। आपका यानी क्या कोई ये कहे कि contribution स्टेट था? में उसकी सरकार है, मुखबिरी करते थे, सेंटर में माफीनामे कांग्रेस की लिखते सरकार थे, है और ये ये लड़ाई काम लड़ रहे करते थे। थे। मुंह से निकल गया फैक्ट। मैं बोलना सुधांशु जी, चाहता था। फैक्ट तो और मैं इतना बता नहीं, रही हूँ इन्होंने 41 में 1942 सरकार में बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक सेकंड, चिट्ठियां लिखते थे मैं आ रही हूँ। अंग्रेजों को, वापस दमन आ रही हूँ कराइए, शेरपा। कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट बंद बस करिए, ये तो आप बस षड्यंत्र इतना रचते इतना थे, इतना आपके आपसे पूर्वज जानना रचते चाहेंगे। थे। मुझे लगता है कि जब ये प्रश्न यहाँ पर उठा है तो इससे बचना नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है आजाद हिंदुस्तान में 11 बलात्कारियों को रिहा करने के बाद फूल माला और मिठाई उन्हें खिलाई जानी चाहिए? आपकी आत्मा क्या कहती है? देखिए, मेरा मानना है कि जो बलात्कारी है उसके साथ स्वागत तो छोड़िए, उसको तो कठोर सजा होनी चाहिए। पर वो सजा है और इसके बाद उसको क्या सजा हुई है यह निर्णय कोर्ट को करने देना चाहिए। रॉन्ग। और यदि गलत फैक्ट कोर्ट से प्रस्तुत निर्णय करते हैं होता है बिल्कुल उसके साथ होना चाहिए। और यदि आप बलात्कारों की बात कहते हैं तो जब यह सेंटेंस गलत बोला गया फैक्ट था देते हैं ये कि लोग। कश्मीर छोड़ के चले जाओ और अपनी लड़कियों को छोड़ के जाओ, तब ये मुंह से क्या गलत निकला था फैक्ट भाई? देते आज तक कभी बोला इसके लिए नारी का सम्मान, नारी का सम्मान बोला। अंजना जी, अतुल जी, नहीं, अतुल जी बोलेंगे, अब अतुल जी। आपको देने सुप्रिया पड़ेंगे, जी। इसलिए देने पड़ेंगे, ये कश्मीरियों की बात करेंगे। अंजना जी, कश्मीर और का दो बच्चे लोग चुन चुन इंतजार कर कर मारे रहे जा हैं रहे हैं, बात ये करने। कश्मीरियों की बात 45 करेंगे। में सरकार मुंह से निकल गया ना। अतुल जी, नहीं, अतुल जी। इनकी सरकार ने छोड़ा है उन अंजना बलात्कारियों जी, को। दो अतुल लोग जी, इंतजार कर रहे हैं अपने बारी का, दो अतुल लोग जी, इंतजार कर रहे हैं। वापस विषय पर आते हुए वो बेचारे देख रहे हैं विषय कहां से कहां चला गया। लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो। हाँ, महिलाओं का विषय तो आप लोग नहीं, कभी विषय तो बोल नहीं बोलिए सकते। ना। प्लीज बोल दीजिए, चार प्लीज, बीवी का 4 सुनने को लोग हैं इंतजार यहाँ कर रहा हूं। पे। 4 लोग हैं और ये बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं प्रश्न पूछने का। प्लीज दर्शकों और साथियों, ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है भाई। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बोलिए। नहीं कह रहा हूँ, ये व्यूअर्स को कह रहा हूँ जो देखेंगे तमाम, उनको कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक और है, हम ऐसे ही। लोग अपने नौजवान दोस्तों को कैसे माइनस कर दें, इनको तो कहना ही पड़ेगा, जिनके बीच में मैं बोल रहा हूँ, जिनकी तालियां पिट रही। देखिए, इतिहास को वस्तुस्थिति की नजर से देखना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पिताजी आज़ादी की लड़ाई में 18 साल जेल रहे, क्रांतिकारी आंदोलन में, काकोरी एक्शन में। मेरे लकड़ दादा बस्ती के राजा थे। 1857 में वीर कुंवर सिंह के साथ चले गए, वो राज चला गया। भाग भोग करके कामरूप कामाख्या के मंदिर में शरण लेकर के चलते रहे। तो उस तरीके से चले। हम इस देश को आसान तरीके से न समझने की कोशिश करें, बड़ी कुर्बानियों से बना है। आज कौन जान रहा है किसने कहाँ कुर्बानी दी और कैसे कुर्बानी दी। जलियांवाला बाग हो गया, उत्तर प्रदेश के मुंशीगंज में, रायबरेली में, एक झटके में 750 लोगों को अंग्रेजों की गोली से उड़ा दिया गया, क्योंकि वो पानी की मांग कर रहे थे अपने खेतों के लिए। तो देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ी योगदान है। और मैं ये कहूँ कि कौन किसके झंडे के नीचे सुधांशु जी ले रहा था शपथ तो आपके दफ्तर के लोग भी 52 वर्षों तक तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर में नहीं लहरा सके। तिरंगा झंडा आपने स्वीकार नहीं किया। और आज भी आपके कर्नाटक के कैबिनेट के मिनिस्टर ईश्वरैया ने कहा कि ये हमारा तिरंगा झंडा नहीं है, हमारा झंडा तो ऐसे है, त्रिकोण का झंडा है। मैं समझता हूँ परसेप्शन, सोच धीरे धीरे बदलेगी। आप 52 साल में झंडा लहराने लगे, अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, इस झंडे के पीछे बड़ी कुर्बानियों का इतिहास है। हम उसको समझें। और आपसे कहें कि किसने किसके झंडे के नीचे यूनियन जैक के शपथ ली जवाहरलाल नेहरू ने। 67 की सरकारों में आरएसएस के माधव प्रसाद त्रिपाठी से लेकर कई राज्यों के अंदर भाजपा तत्कालीन जनसंघ के संघ के प्रचारक मंत्री बने थे। उन्होंने तिरंगे झंडे को के नीचे जो है शपथ ली थी। तब तक आपने तिरंगे झंडे को अपना राष्ट्रीय झंडा नहीं माना था। छोड़ दीजिए ये सब इतिहास की बात। आज कहाँ चलना है और कहाँ जाना है मैं समझता हूं। मैंने पहले इसीलिए कहा, सावरकर का इतिहास 2 हिस्सों में बटा है, 1910 के पहले, 1910 के बाद। मैं समझता हूं कि अगर सावरकर को और भगत सिंह को एक साथ रखिए तो सावरकर ने 1 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 माफीनामे, एक और माफीनामा पढ़ता हूं, सावरकर की दूसरी याचिका सुन लीजिए अंग्रेज सरकार को। इसलिए अगर सरकार अपनी असीम भलमनसाहत और दयालुता में मुझे रिहा करती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं संविधानवादी विकास का सबसे कट्टर समर्थक रहूंगा और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार रहूंगा, जो कि विकास की सबसे पहली शर्त है। और जब तक हम जेल में हैं
तब तक महामहिम के सैकड़ों हजारों वफादार प्रजा के घरों में असली हर्ष और सुख नहीं आ सकता, क्योंकि खून के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर हमें रिहा कर दिया जाता है तो जो लोग खुशी और कृतज्ञता के साथ सरकार के पक्ष में जो सजा देने और बदला लेने से ज्यादा माफ करना और सुधारना जानती है, उसके समर्थन में नारे लगाएंगे। ये सावरकर जी की चिट्ठी अंग्रेजों को लिखी गई थी। ठीक है सर। हो सकता है किसी मानसिकता में लिखी गई, लेकिन आज जब हम कह रहे हैं कि हमारे मित्र पुराने प्रोफेसर मक्खन प्रसाद जी ने, जो मेरी यूनिवर्सिटी के हमारे सहयोगी रहे, उन्होंने कहा कि उन्होंने सावरकर जी ने किस तरह से लिखा होगा, कैसे। आदमी के जीवन में परिवर्तन की बातें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि दो तरह के सावरकर, दो तरह की समझ। और ये कांग्रेस की बड़ी कृतज्ञता कि चिट्ठी भी जारी कर दी, पेंशन भी जारी कर दी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को, पंडित चंद्रशेखर आजाद की एक बहन थी जो 1976 में मरी, तब पेंशन उनको मिली 74 में। अंग्रेज सरकार ने मारने के बाद 1931 के बाद से उनकी अकेली बहन को पेंशन नहीं दी, भगत सिंह के परिवार को नहीं दी, सुखदेव राजगुरु को नहीं दी। आज भी अशफाकुल्ला खान के पोते शाहजहांपुर की, अभी बदल गई स्थिति, वरना 20 साल पहले तक शाहजहांपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चाय बेचते थे, एक छोटी गुमटी थी। बदल गई स्थितियां, लेकिन हमें इतिहास से सबक लेने चाहिए। सावरकर को वीर वीर कह करके बिना मतलब, अरे और भी चीजें हैं कहने की, उस पर चर्चा करिए ना। और महिलाओं के साथ बलात्कार क्या है? किसी निर्वीह महिला के साथ 14 आदमी 11 आदमी बलात्कार कर दे, चाहे किसी धर्म और जात की हो, और अपने उसकी जंघाओं के बीच में अपने झंडे गाड़ दें, अगर ये भारतीय स्वाधीनता और भारतीय नारी का प्रेम और भारतीय नारी तक देवी और महिला और तमाम महिमा मंडन की बात है, तो हमें इसकी निश्चित रूप से आलोचना करनी चाहिए। और आज तक की तरफ से, इस मंच से मैं सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि आजन्म कारावास मृत्यु दंड, आजन्म कारावास का मतलब सारा जीवन कारावास होता है। गुजरात की जेल के से बाहर इन 11 लोगों को, बिल्किस की लड़की को मार दिया, इनको कारावास हुआ था आजन्म, आपने छोड़ दिया। इस पर पुनर्विचार करें, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकता। मेरा सवाल। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के कलेक्टिव स्ट्रगल की वजह से आज हमने आज़ादी पाई है, चाहे वो वीर सावरकर जी हों, भगत सिंह जी हों या गांधी जी हों। तो क्या, मेरा सवाल आप सबसे, क्या उनके कंट्रीब्यूशन और एफर्ट को कंपेयर करना एक दूसरे के साथ, फ्रीडम फाइटर्स दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के साथ, सही है? ठीक है, तो 2-3 सवाल। ओके, सो इनने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बिलबिलाना, तो मुझे लगता है इनने ये शब्द बहुत ताजा सीखा है, क्योंकि जो ईडी कर रही है उसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है उसे बिलबिलाना कह सकते हैं। जिस शब्द का आपने प्रयोग किया वीर सावरकर के लिए, मैं माफी चाहता हूं, मुझे ज्यादा नॉलेज तो उनके बारे में नहीं है, लेकिन मुझे इतना नॉलेज है कि क्या बोलना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद मैं इन मैम का एक जवाब देना चाहूंगा। अभी इन 2 नाम काउंट कराए रेपिस्टों का, एक पीपी बाबू नाम आप काउंट करा दी होती, जो कांग्रेस के हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे केरला में, तो मैं उनको ना डिफेंड कर रहा हूँ ना आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, बट एक ये नाम ऐड कर दी होती। जब आप भागने वालों में ऐड कर रहे हैं नाम माल्या, जो भी नीरव मोदी या जो भी, तो उसमें ये भी तो बताइए कि माल्या हमारे सांसद थे, कलेक्टिव बातें कीजिए तो बेहतर होगा। ठीक। नमस्कार, मेरा सवाल मैडम से है कि मैडम बार बार बोल रही हैं मैं एक महिला हूं, मैं एक महिला हूं। क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूं, मैं एक मर्द हूं? आपने टॉपिक को सावरकर से पूरा कन्वर्ट करके एक वुमेन कार्ड प्ले करने लगी। मेरा इस पे सर, पहला मेरा ये आप सबसे ये कहना है कि हम इतिहास पे बात करें तो इतिहास के नजरिए से बात करें, पॉलिटिकल वे से बात ना करें। और सर, पहली चीज, जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भारत का सुदृढ़ इतिहास लिखा है वो विंसेंट ऑथर स्मिथ ने लिखा है, एक भारतीय ने नहीं लिखा। तो सेकंड थिंग सर, कि जब हम सावरकर जी को पढ़ते हैं, जब हम सावरकर जी को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सिद्धांत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ देखने को मिलता है। इस चीज को आप मानते हैं? कहीं भी आप भी नेट उठा लीजिए। और सेकंड थिंग सर, आज जब आप स्वतंत्रता पहले की भारत की बात करें, सवाल है कोई? हाँ मैम, सवाल है ना मैम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 80 ये अनुमति नहीं देता कि कोई भी व्यक्ति कोई उपाधि ना ले सके। तो हम वीर सावरकर को वीर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं कह सकते, क्योंकि आप इतिहास की बात करें। तो कहीं ना कहीं सर आप इस चीज को डिफेम मत कीजिए। थैंक यू सर।
नमस्कार, मेरा सवाल हिस्टोरियन साहब से। आप जैसा कि हिस्टोरियन है, आपने कहा स्ट्रेटेजी थी वीर सावरकर की कि वो जेल से बाहर आने के बाद अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने ऐसा कौन सा फ्रीडम मूवमेंट है या फिर ऐसा कौन सा अनशन है जिसको उन्होंने मार्गदर्शक किया हो, या आप बता दें आप हिस्टोरियन के रूप में। और दूसरा सवाल मेरा सुधांशु जी से है। मानता हूं मैं कांग्रेस ने लाखों गलतियां की, करोड़ों गलतियां की, लेकिन क्या हम उन गलतियों को दोबारा दोहराएं? ये हमारा एक वर्तमान की सरकार में होने के नाते कर्तव्य है, या फिर उन गलतियों को हम सुधारें, या फिर जो गलतियां पास्ट में हुई, जैसे दिल्ली में भी काफी सारे केसेस हुए, 2011 का भी केस हमको याद है, तो उन गलतियों को हम कैसे सुधारें, इस पे चर्चा करनी चाहिए, या फिर उन सब 11 लोगों को डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है, हम सभी समझते हैं। धन्यवाद। ठीक है, जल्दी से। महिला सम्मान का हम बात करते हैं, और मैम ने भी जैसे बोला महिला सम्मान का, तो मैं कहना चाहूंगा कि महिला सम्मान जब हलाला का बात आता है, जब एक खास समाज के लोगों द्वारा महिलाओं को उपभोग की वस्तु की तरह समझा जाता है, तो उस समय ये महिला सम्मान की बात कहाँ चली जाती है? उस समय लोग महिला सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं? मैम ने जैसे कि 11 रेपिस्ट की बात करी जो गुजरात में जिन्हें छोड़ा गया है, अगर पॉलिटिकल एजेंडे और हर चीज से दूर हटकर हम देखते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, तो उन्हें क्या गुजरात में छोड़ना क्या सही था? क्या पूरे इंडिया का या पूरे सुप्रीम कोर्ट का उस नतीजे पे एक बार अपना विचार प्रकट करना कि ये सही है या गलत है, क्या ये सही नहीं था? आजकल के आजाद देश में ये क्या हो रहा है, इस पे आपके विचार। ठीक है, आपके साथ शुरू करते हैं माखनलाल जी। जहां सुप्रिया जी ने जो सवाल किया था वहीं से शुरुआत करेंगे। क्या किया उसके बाद जब रिहाई हो गई, तो वीर सावरकर ने ऐसा क्या किया था जिससे हम ये माने कि दया याचिका की जो दलील आप दे रहे हैं कि वो वापस योगदान देना चाहते थे, वापस आकर देश की स्वतंत्रता। तो मैं जरा यहाँ झूठ जो बोला गया उसको हिस्टोरिकली करेक्ट कर दें। सुप्रिया जी ने भी कहा और आदरणीय अतुल जी ने भी कहा कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत 1934 में जिन्ना और सावरकर ने रखा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 37 में उन्होंने रखा। रिकॉर्डिंग वापस करवा दूंगा, हमें झूठ मत बताइए। मैं रिकॉर्डिंग वापस देखिए, आई एम हिस्टोरियन, आई हैव बीन प्रोफेसर फॉर 45 इयर्स। रिकॉर्डिंग आई विल, हम झूठ नहीं बोलते। 1934 में कहा कि जिन्ना और सावरकर ने किया। मैं इसको रिकॉर्ड पे करेक्ट करना चाहूंगा कि द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत सबसे पहले 1868 में मेरठ की स्पीच में सर सैयद अहमद खान ने कहा, हिंदूज एंड मुस्लिम आर 2 डिस्टिंक्ट नेशन, दे कैन नॉट लिव टुगेदर। अल्ताफ हुसैन हाली ने कविता लिखी है। जी, हाली की कविता पे बाद में आते हैं। उसके बाद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग थे उसको परसू करते रहे, और एक बार पुनः अभी आ रहा हूं, अल्लामा मेरा नाम दूसरा ही है। उसके बाद 1930 में अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया उसी शहर में जहां मैं पैदा हुआ, इलाहाबाद। 1931 में लाहौर में दिया। उन दोनों ने उन्होंने 2 राष्ट्रवाद का सिद्धांत रखा, टोटल फिलोसफिकल कुरान के सैकड़ों एग्जाम्पल देते हुए कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर 2 डिस्टिंक्ट नेशंस, दे कैन नॉट लिव टुगेदर। ये सावरकर जी ने भी कहा। नहीं, सावरकर ने कहा नहीं, सावरकर लिखा है किताब में। हम आ रहे हैं उस पे। सावरकर ने 1939 में जब जिन्ना ने ये मांग रखना शुरू किया तो सावरकर ने कहा कि आप सही कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान 2 अलग राष्ट्र हैं, क्योंकि सर सैयद और अल्लामा इकबाल ने भी ये कहते चले आए। तो ये सिद्धांत सावरकर का नहीं है। अब मेरे प्रश्न का जवाब सेड यस जी। अब मेरे प्रश्न का जवाब, अब आपके प्रश्न पे आते हैं। सावरकर ने 1911 तक क्या कभी हिंदू संगठनों की बात की थी? आपने कहा था अतुल जी ने कि 2 हिस्सों में करके देखने का, प्रिजन, बिफोर प्रिजन एंड आफ्टर प्रिजन। मैं आफ्टर प्रिजन की बात कर रहा हूं। आफ्टर प्रिजन के बाद जो देश में पॉलिटिकल स्थितियां बनी हैं, वो राजनीति को कम महत्व देकर वो वास्तव में सोशल फील्ड में गए, रिलीजियस फील्ड में गए। एंड ही वाज, आप लोगों को सरप्राइज होगा कि सावरकर वर्चुअली एथीस्ट थे, वो हिंदू धर्म नहीं मानते थे। तो उनको महान सामाजिक कार्यकर्ता कहे या महान स्वतंत्रता सेनानी कहे? मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं। दोनों कंबाइंड होंगे। अगर ये दलील सही है, आ रहा हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी इसलिए कि 2 आजीवन कारावास उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की। ये बताइए, जो मैंने कहा, जो उन्होंने कहा था कि वो गौमांस के सेवक थे, तो किस पर गलत है क्या? मैं सेवक नहीं जानता, मैं इतना जानता कि उन्होंने कहा कि जो खाना चाहता है खाए। वो सेवक थे कि नहीं थे मैं ये नहीं जानता। दया याचिका पर यहाँ आकर दलील ठहर जाती है, लेकिन कि क्या उन्होंने रिहाई के बाद स्वतंत्रता के पूरे संग्राम में हिस्सा लिया? अगर नहीं लिया तो 4 मार्च 1931 को गांधी इम्पैक्ट हुआ, उससे लेकर 47 तक का एक आंदोलन बताइए, सिर्फ 42 को छोड़ के। 4 मार्च 1931
गांधी इरविन पैक्ट, कांग्रेस का इरविन के साथ पैक्ट, 1947 तक कोई आंदोलन नहीं, और 42 में ही क्यों हुआ ये बताइए? भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ? 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने अटैक कर दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। वो मौका था जिस समय हमें ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनाना था, और यही सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए और पट्टाभी रमैया हार गए, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं मानी गई, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा। कांग्रेस ने जानते 1942 में क्यों किया? क्योंकि 1941 तक पर्ल हार्बर भी हो गया था, वर्ल्ड की इक्वेशन चेंज हो रही थी, और 42 के रेजोल्यूशन में जाके देख लीजिए, उसमें यह लाइन भी है कि भारत को स्वतंत्रता देना भारत के लिए आवश्यक है और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियां पूर्वी सीमा पर खड़ी हो रही हैं। ये कौन थी साम्राज्यवादी शक्तियां, यह भी बात करिए। और एक बात अभी इन्होंने बात कही, अब इतने सारे प्रश्न हमसे तो जवाब तो दे लूं। अभी बहुत अच्छी बात आपने कही अतुल अंजान जी, निश्चित रूप से मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, बचपन में इनके बहुत मैंने स्पीचेस सुने हैं। ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से इन्होंने काकोरी प्रकरण का उल्लेख किया, जिसके लिए अशफाक उल्लाह खां को फांसी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई, चंद्रशेखर आजाद जी पर। काकोरी कांड में ये बताइए ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था? सरकारी वकील कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। यानी सरकारी पैसा लेके ब्रिटेन से ये 65 रुपए की पेंशन की बात कर रहे हैं, वहां तो पैसा लेके इंश्योर कर रहे थे कि इनके ऊपर इनको फांसी होनी चाहिए। ठीक है। अब एक मिनट पूरी बात एक और कह दूं। देखिए, एक बच्चे ने बात कही कि भारत का क्रमबद्ध इतिहास विंसेंट स्मिथ ने लिखा है। आज इस मानसिकता को बहुत बदलने की जरूरत है। वीएस नायपॉल ने कहा, भारत दुनिया का इकलौता देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता, और विदेशियों में भी जो चाइनीज ने लिखा, जो ग्रीक ने लिखा, उसको नहीं, जो हमारा दुश्मन था। इसलिए हम विंसेंट स्मिथ, जॉन मार्शल, लेन पूल के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानते हैं। उसका कारण जानते क्या है? ये दो पार्टियां खड़ी हैं। एक पार्टी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी, ये आज भी कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, यानी मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच, विदेश से प्रेरित। ये 1885 एक अंग्रेज के द्वारा बनाई गई दौरे हुकूमत ब्रिटिश के। हम एकमात्र पार्टी आजाद हिंदुस्तान में बने, हमारा ना कोई बाहर से प्रेरणा, ना किसी प्रकार का स्रोत, एक मैकाले की मानसिकता, एक मार्क्स की मानसिकता, और आज मोदी का भारत। खत्म हो रहा है, जल्दी से सुप्रिया जी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम मेरे राइट पर खूब हुआ है, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैंने हमेशा ईयर का नाम लिया, नहीं तोड़ने मरोड़ने की बात नहीं। ऑलवेज आई हैव टेकन द नेम, नाम लिया है और सन बताया है, जगह बताई है, तीनों चीजें। नहीं, मेरा 17 साल में एक आंदोलन बताया कांग्रेस का, इसमें कहा तोड़ मरोड़ है? 42 के अलावा एक आंदोलन बताया, खूब रिसर्च करिएगा। 1931 एक आंदोलन बताइए, जुगलबंदी बंद हो जाए तो मैं बोल है इसमें। सर जुगलबंदी बंद कर दीजिए तो मैं बोल। नहीं, जुगलबंदी मैंने 1937 का, उन्होंने मुझे मिसकोट किया, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं ऑडियंस का जवाब देना चाहती हूँ। यहाँ पे झूठ बोला गया, ये मैं प्रूव कर सकती हूँ, बट आई वांट टू आंसर द ऑडियंस। यहाँ पर एक बच्ची ने मुझसे कहा मैंने वुमेन कार्ड खेला, और मैंने क्यों कहा कि मैं एक महिला हूं और मैं ये बोल रही हूं, क्योंकि ये पुरुष बलात्कारियों की बात नहीं करेंगे। ये पुरुष जो एमएलए बन जाते हैं गुजरात में, वो कहते हैं ये संस्कारी लोग हैं। ये पुरुष जब एमएलए बन जाते हैं तो कहते हैं जिन लड़कियों का रेप होता है वो गन्ने के खेत में ही क्यों पाई जाती हैं। ये पुरुष जब एमएलए बन जाते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर बन जाते हैं, तो लड़की का रेप और उसके पिता की हत्या करते हैं। इसलिए एक महिला को बोलना जरूरी है। एंड नो, आई डिड नॉट प्ले अ वुमन कार्ड। आई थिंक 75 years आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, 75 साल आजादी के बाद हमें बोलना जरूरी है कि महिलाएं कहां हैं, क्यों महिलाएं बिल्कुल अभी भी हाशिए पर हैं, क्यों महिला सुरक्षा की बात करना इतना खराब है। और मुझे थोड़ा सा दुख और खेद दोनों है। मुझे इस यहाँ पे आए हुए लोगों में उम्मीद दिखती है, लेकिन मुझे खेद भी है कि जब बलात्कारियों की रिहाई की बात हो रही है तो यहाँ तालियां बज रही हैं। ये दुख की बात है। ठीक है, ये दुख की बात है। एक लड़की का रेप हुआ, 21 साल की प्रेग्नेंट औरत का रेप होता है, 2 लाइन का, बस 3 बच्चे मार दिए जाते हैं और यहाँ पर ताली बजाई जाती है। मुझे लगता है खेद होता है। हमें एक बार सोचना चाहिए हम क्या बन गए। देखिए, एक बात बताएं, अभी हमारे मित्र छोटे भाई सुधांशु जी ने कहा कि जगत नारायण मुल्ला उनके वकील थे। जगत नारायण मुल्ला बहुत चीजों के वकील थे, वो तो बहुत कुछ लिखते थे और गाते भी थे। उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया गया कि कलम की एक बूंद स्याही की एक बड़े सैनिक के खून से ज्यादा कीमती है। अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन आप भूल जाते हैं, मैं जानता हूं सारे उम्र उस पूरे काकोरी के जितने अभियुक्त थे उन सब का मुकदमा पंडित मोतीलाल नेहरू लड़ते थे और चंद्रभानु गुप्ता लड़ते थे, और आजीवन उनके घरों, आज सारे आजीवन चंद्रभानु गुप्ता उनके घर पर
40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए आजादी के बाद भी जब तक पॉलिटिकल पेंशन नहीं हुई उनके घरों पर भेजते थे। एकदम कंक्लूडिंग रिमार्क, दो लाइन का वक्त खत्म हो चुका है। एकदम खत्म, एक ही लाइन में बोल के खत्म कर देता हूं। देखिए, जो आजादी का आंदोलन ढंग से लड़ा नहीं, सारा क्रेडिट उन्हीं को मिल गया। नौरंगी सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्दी से आपने मान लिया जगत नारायण मुल्ला उनका लड़े थे। वो कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं। बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में छोटी भी गई और पतलून की चाहत में लंगोटी भी गई। मगर सुनिए, ये लोग तो वो हैं जो ना पतलून को मानते ना लंगोटी को मानते, लाल सलाम वाले। ये तो लाल सलाम वाले भाई।